हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों सेकंड वीडियो है। आज इस वीडियो में देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए सारे क्वेश्चनों को और जो बेसिक जानकारी उसके बारे में भी हम देखेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे बड़ी सभ्यता। ठीक, चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे हम खोज के बारे में, उसके बाद इनके काल के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में बात करेंगे और फिर इसके उद्भव के बारे में अर्थात निर्माता के बारे में बात करेंगे और फिर विशेषता के बारे में बात करेंगे और फिर इसका विस्तार कहाँ तक था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हम वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानते थे। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले हम किसको मानते थे? तो वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता में से एक मानते थे। जब इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो खोज होने के बाद जब मालूम चला कि यह जो सभ्यता है वह विश्व की 4 सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, फिर आते हैं अब बात करते हैं खोज के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, कैसे हुई, उसी के बारे में बात करते हैं। तो खोज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बार चार्ल्स मैसन, इन्होंने 1836 में पाकिस्तान का दौरा किया और वहां पर कुछ स्थलों पर इन्होंने छानबीन की, खोज की, पर इतने सक्सेस नहीं रहे। वहां से इन्होंने बेसिक जानकारी इकट्ठा की। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बार चार्ल्स मैसन ने 1836 में पाकिस्तान का दौरा किया और वहां से इन्हें बेसिक जानकारी मिली और जब वापस आए तो इनकी पुस्तक है, कौन सी दोस्तों? नैरेटिव्स ऑफ जनरीज। यह पुस्तक है किसकी? चार्ल्स मैसन की। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1836 में पाकिस्तान का दौरा किया और दौरा करने के बाद इन्हें बेसिक जानकारी मिली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित और वही जानकारी इन्होंने अपनी पुस्तक नैरेटिव्स ऑफ जनरीज में प्रस्तुत की। उसके बाद एक व्यक्ति जाते हैं, बर्टन बंधु और जेम्स विलियन। ये दोनों भाई होते हैं दोस्तों। क्या होता है कि बर्टन बंधु और जेम्स विलियन ये दोनों भाई होते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में वहां उत्खनन का कार्य चालू होता है और कराची से लाहौर के बीच में एक रेल ट्रैक बिछाया जा रहा था। ठीक है, तो रेल लाइंस बिछाई जा रही थी तो उसी के पास में एक इन्होंने जब उत्खनन का कार्य चालू किया तो उसमें कुछ ईंटें निकली। जब ईंटें निकली तो इनको यह ज्ञात नहीं हुआ कि यहाँ कोई सभ्यता थी, तो यहाँ से भी इन्होंने भी जानकारी नहीं ले पाई इतनी जितनी जरूरत थी। तो बर्टन बंधु और जेम्स विलियन ने कराची और लाहौर के बीच में रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां से इन्हें बेसिक जानकारी मिली। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से लेकर के 1856 के बीच में इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और दौरा करने के बाद इन्होंने जानकारी ली, पर इनको भी उतनी जानकारी नहीं मिल पाई जितनी जरूरत थी। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो ये भी उतने सक्सेस नहीं हो पाए। कौन? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद बात करते हैं सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में उत्खनन का कार्य चालू हुआ दोस्तों। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में उत्खनन का कार्य चालू हुआ और 2 भारतीय नेतृत्वकर्ता राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने 2 स्थल खोजे, महत्वपूर्ण 2 स्थल खोजे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या कि किसके नेतृत्व में यह उत्खनन का कार्य चालू हुआ था? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, जब उत्खनन का कार्य चालू हुआ तो 2 भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन? दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल खोजा गया और राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो एक स्थल खोजा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में उत्खनन का कार्य चालू हुआ था? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कब? 1921 में। उसके बाद बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किसके द्वारा
खोजा गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया? तो मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा। अब बात करते हैं कि ये उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक, फिर आते हैं, अब बात तो हमने देखा दोस्तों खोज के बारे में बात की, अब बात करते हैं हम उसके काल के बारे में। तो काल के बारे में यहाँ बड़ा मतभेद है दोस्तों। ठीक, कि काल के बारे में कि सर जॉन मार्शल का कहना है कि 3250 बीसी से लेकर के 2750 बीसी का जो काल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का है। पर किसने कहा है? तो सर जॉन मार्शल ने। तो सर जॉन मार्शल का कहना है कि 3250 से लेकर के 2750 बीसी। बीसी क्या होता है? तो ईसा पूर्व। एडी क्या होता है? तो ईसवी। ठीक है, तो उसके बाद एक और है इतिहासकार डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल का मानना है कि डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसके काल के बारे में भी बताया है कि 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी की जो बीच का समय काल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर वर्तमान में एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से और कब तक है, तो बात तो 2500 से लेकर के 1700 बीसी तक का जो काल है वह सिंधु घाटी सभ्यता में। अधिकतर जो इतिहासकार हैं इसी को ही मानते हैं। ठीक, पर हमने देखा काल के बारे में, तो सर जॉन मार्शल का कहना है 3250 से लेकर 2750 बीसी के बीच का जो काल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का है। उसके बाद डीपी अग्रवाल का कहना है, इन्होंने कार्बन 14 पद्धति के आधार पर बताया है कि 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के बीच का काल सिंधु घाटी सभ्यता का है माना जाता है। इन्होंने कहा ऐसा। पर वर्तमान में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वह कब से कब तक है, तो 2500 लेकर के 1700 बीसी के बीच का काल है। ठीक, उसके बाद आते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों नामाकरण की। तो नामाकरण की बात आती है, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और सिंधु एवं सरस्वती भी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो इतने सारे नाम हैं इसके, किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। अब ये क्यों कहे जाते हैं तो उसके बारे में समझते हैं। तो पहला नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि इसके अधिकतर जो स्थल थे वह सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे, तो इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। तो सिंधु नदी के किनारे होगा तो अधिकतर लोगों ने अनुमान लगाया कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही रखा जाए। उसके बाद बात करते हैं कि सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो कुछ लोगों का मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी के तट पर भी इनके कुछ स्थल मिले हुए हैं, तो इसीलिए इसे सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है, पहले इसमें मतभेद हुआ, फिर सिंधु एवं सरस्वती में मतभेद हुआ, पर लास्ट में ऐसा हुआ कि सभी लोगों का मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया है उसी स्थल पर उसका नामकरण रखा जाए। तो पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? तो हड़प्पा। हमने अभी बताया था कि जो हड़प्पा स्थल है वह दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, तो इसी के नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रखा गया। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अब बात करते हैं उद्भव की। उद्भव अर्थात निर्माता बात करते हैं, तो इसमें विदेशी मत हैं और कुछ भारतीय मत हैं। तो विदेशी मत का कहना है कि जो सुमेरियन सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ, अर्थात निर्माता है कौन? सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, तो विदेशी मत क्या है कि जो विदेशी इतिहासकार हैं वह मानते हैं कि सुमेरियन सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, अर्थात जो सुमेरियन के लोग वहां गए, वहां रहे और वहां उसका विकास हुआ। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो विदेशी मत सुमेरियन सभ्यता को ही मानते हैं। अब कौन कौन मानता है? तो सबसे पहले सर जॉन मार्शल, ह्यूलर चाइल्ड, डीपी कौशाम्बी आदि, ये जो इतिहासकार हैं विदेशी,
ये सब सुमेरियन सभ्यता को मानते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के ही द्वारा इसका उद्भव हुआ था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। पर कैसे हुआ था तो थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक अपनी सभ्यता है। क्या दोस्तों? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। और इसी के बगल में क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के ही अंदर एक सभ्यता थी। कौन? सुमेरियन सभ्यता। कौन सी दोस्तों? तो सुमेरियन सभ्यता। ठीक है। तो विदेशी मत का कहना है कि सुमेरियन लोग ही यहाँ गए हैं और इन्हीं के द्वारा ही इसका उद्भव हुआ है, सुमेरियन के द्वारा। तो विदेशी लोग जो मत है तो वो लोग मानते हैं। पर अब बात करते हैं भारतीय मत क्या था। तो भारतीय लोगों का जो मत था, जो भारतीय इतिहासकार थे, उनका मत था कि जो सुमेरियन की जो सभ्यता है, जो हमारी जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें जो भवन पाए जाते हैं वो सुमेरियन सभ्यता में नहीं पाए जाते हैं। अपने यहाँ जो सिंधु सभ्यता में जो नाली की व्यवस्था है वो सुमेरियन सभ्यता की सभ्यता में नहीं है। ठीक, पक्के भवन, ठीक है, और लकड़ी की नालियां, ये सब जो व्यवस्था है वह सुमेरियन सभ्यता में नहीं है। तो ये लोग अपने भारतीय लोगों का मानना था। तो अपने भारतीय लोगों का मानना क्या था कि राखालदास बनर्जी, अभी आपने बताया हमने कि राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो खोदा गया पहला स्थल। तो इनका मानना था कि द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ है। उसके बाद बात करते हैं, एक इतिहासकार हैं टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण दास का कहना है कि आर्यों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ है। पर अधिकतर जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता को मानते हैं कि इसका उद्भव किससे हुआ है, तो द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ है। ठीक है। तो एक विदेशी मत देखा हमने और एक भारतीय मत। तो विदेशी मत का मानना था कि सुमेरियन सभ्यता से ही इसका उद्भव हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का। पर भारतीयों का कहना था कि नहीं, द्रविड़ जाति के लोगों से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद आते हैं, अब बात करते हैं कि थोड़ी विशेषता के बारे में समझते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी दोस्तों? तो एक नगरीय सभ्यता थी और यह कांस्ययुगीन सभ्यता भी थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। अब कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों थी? सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य का प्रयोग किया गया, तो इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांस्य एक मिश्र धातु है, तांबा और टीन के मिलने से बनती है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो नगरीय सभ्यता है और कांस्ययुगीन सभ्यता भी है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। और अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। अब अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता क्यों है? हमने आपको बताया था कि जो अर्ध ऐतिहासिक है, इसमें जो साक्ष्य मिले हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हुए हैं। पर उन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं गया, अर्थात उसे सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये इस काल से लगा करके इस काल तक का सिर्फ अनुमान के आधार पर ही हम कह सकते हैं। पर पूरी तरीके से स्वर तरीके से नहीं कह सकते हैं कि यह ऐसी सभ्यता है। ठीक, अनुमान लगा सकते हैं। तो अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। तो अर्ध ऐतिहासिक हमने बताया था 3 चीजें, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और इतिहास। ठीक है। उसके बाद आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता है। अब शांति प्रिय सभ्यता क्यों है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने स्थल खोजे गए हैं, उन स्थलों पर कोई औजार, अस्त्र शस्त्र का कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जो सभ्यता है शांति प्रिय सभ्यता है और व्यापार प्रधान सभ्यता है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि वहां पर जो शहर थे वह व्यापार केंद्र हुआ करते थे। ठीक है। तो शहर क्या हुआ करते थे? व्यापार केंद्र हुआ करते थे। तो विशेष सभ्यता भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इतने बड़े क्षेत्र में इसका जो विस्तार था बहुत बड़े क्षेत्र में था। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इसके स्थल पाए गए हैं वो 3 देशों में पाए गए हैं। कहाँ कहाँ? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया।
तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े क्षेत्र में इसके स्थल खोजे गए हैं, तो इसे एक विस्तृत सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं विशेषता में ही कि सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था। बात करते हैं राजनीतिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था। तो राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन था। तो ये भी नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये भी साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं कि वहां पुरोहित का शासन था कि व्यापारी वर्ग का शासन था। ठीक है, तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि राजनीतिक जीवन उनका कैसा था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो आर्थिक में सबसे बड़ी चीज क्या थी कि कृषि ही एक मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, तो आर्थिक जीवन के बारे में भी कृषि एक मुख्य व्यवसाय था। और उसके बाद बात करते हैं सामाजिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक जीवन था दोस्तों, तो इसमें जो सामाजिक जीवन था, एक था उच्च नगर और एक था निम्न नगर। जो उच्च नगर हुआ करता था वो अमीर लोग रहा करते थे, और नीचे नगर होता था जो उसमें निम्न नगर होता था तो वह उसमें गरीब लोग रहा करते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं विस्तार की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बहुत बड़ा था। ठीक, तो भारत के उत्तर पश्चिम में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली थी। कितनी वर्ग किलोमीटर में? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली थी भारत के उत्तर पश्चिम में। जब हमने बात की भारत के उत्तर पश्चिम में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैली थी सभ्यता, तो उसके बाद अगर बात करते हैं उत्तर और दक्षिण में, और उत्तर और दक्षिण में करीब लगभग 1400 किलोमीटर में यह फैली थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि पश्चिम और पूरब में, अगर पश्चिम से पूरब की बात करें तो 1600 किलोमीटर में यह फैली थी सभ्यता, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका विस्तार कितना था। तो हमने बात की उत्तर से पश्चिम का विस्तार कितना था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी यह सभ्यता। और उत्तर से दक्षिण की बात की तो 1400 किलोमीटर में फैली थी, और पूरब से पश्चिम की बात की तो 1600 किलोमीटर में फैली थी। तो इतने बड़े क्षेत्र में फैली थी, और मात्र 3 देशों में इसके स्थल पाए गए थे, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो सबसे ज्यादा अगर स्थल पाए गए थे तो भारत में ही पाए गए थे। ठीक है, अफगानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल पाए गए थे। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख स्थल पाए गए थे मात्र 3 देशों में पाए गए थे। कौन कौन से? अफगानिस्तान में कितने पाए गए थे? 2, और पाकिस्तान में 500 स्थल पाए गए थे, और भारत में करीब 900 स्थल पाए गए थे। तो सबसे ज्यादा जो अगर स्थल पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वह भारत में ही पाए गए हैं। ठीक है, कितने पाए गए हैं? 900 स्थल से ज्यादा करीब पाए गए हैं। और बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, तो गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा स्थल। ठीक, उसके बाद आते हैं, क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि नील की सभ्यता जो है और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, दोनों सभ्यताओं को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो उससे करीब 12 गुनी बड़ी अपनी सभ्यता है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो नील की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम जोड़ देते हैं तो उससे करीब 12 गुना बड़ी अपनी सभ्यता है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो बेसिक पॉइंट थे, उनकी खोज के बारे में देखा, उनके काल के बारे में देखा, उनके नामकरण के बारे में देखा, और उद्भव के अर्थात निर्माता के बारे में देखा, और विशेषता देखी, और उनका विस्तार देखा सिंधु घाटी सभ्यता का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।